हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसको नहीं कह सकते हैं। बस डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अगर चाहते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आए तो आपको हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट आपको समझना होगा, है ना। लेक्चर की हर एक चीज़ों को आपको ध्यान से समझना होगा ताकि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में और उसके अंदर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद, तो जो केमिकल काइनेटिक्स होता है बच्चों वो क्या होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री होती है जो क्या है, कुछ चीज़ों को डील्स करता है। किसको? तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड में हो रही, कितनी स्लो हो रही है ना, कौन सी मॉडरेट रिएक्शन है, उसका रेट निकालना, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड टॉपिक आ जाता है, इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अपना अफेक्ट डालते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे देखिए बच्चों, अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ROR बोलेंगे। ठीक है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को ROR बोलेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में ROR बोलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है कि या तो क्या होगा, या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, है ना, या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा विद रिस्पेक्टिव टाइम, है ना। उसी को बोलेंगे बच्चों हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो वही हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जैसे कुछ रिएक्शन बहुत ही तेजी से होती है, इनको बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। और वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं कौन सी, आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन का मतलब जो अपने आयन्स एक्सचेंज कर लें। ठीक, जैसे हम NaCl की बात करें तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा, है ना, Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, इधर Ag पॉजिटिव Cl NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये इतनी तेज़ी से होते हैं, ये इतनी स्पीड के साथ रिएक्शन होती हैं आयोनिक रिएक्शन कि इनका आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये लगभग 10⁻⁶ इतने टाइम में हो जाती हैं। तो आयोनिक रिएक्शन बहुत ही तेजी से, इधर से टूटा उधर बन गया, उधर से टूटा इधर बन गया, मतलब इतनी स्पीड में आयंस का चेंजमेंट होता है, एक्सचेंज करते हैं, रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, जैसे जो आयोनिक रिएक्शन होती है, उनका आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होती हैं और इनका ज़्यादातर आप रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से नहीं निकाल सकते। आगे बात करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो का मतलब जो बहुत ही लॉन्ग टाइम ले ले, लंबा समय ले ले, है ना। लंबा समय का मतलब होता है कि सालों का, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा टाइम ले ले, तो उसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। अब ऐसे भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालेंगे, ऐसी रिएक्शन का रेट निकाल भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, टाइम बहुत लगेगा, तो इनका भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते क्योंकि इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वेरी स्लो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो वेरी स्लो रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स ईयर टू कंप्लीट और रेट ऑफ रिएक्शन
नॉट डिटरमाइंड, नॉट यूजफुल। तो बच्चों अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो भाई देखो आयरन को आप अगर खुला छोड़ देते हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही दिन में उसमें जंग लग जाए और जंग लगने के बाद खत्म हो जाए। भाई आयरन क्या होता है, लंबे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6-6, 10-10 साल लग जाते हैं उसमें जंग लगती है, और फिर धीरे धीरे उसमें रिएक्शन होती रहती है, और फिर धीरे धीरे आयरन खराब होता है। ठीक है, तो अब उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं निकाल सकते, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ना, और कोई यूजफुल भी नहीं। भाई आयरन का अगर रेट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से कोई यूज नहीं है। ठीक है, बस बेसिकली अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जो रेट निकालते हैं रिएक्शन का, उसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का अगर हम बोले तो लंबा टाइम लेता है, लेकिन यहाँ पर निकालने से इसका कोई फ़ायदा नहीं रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये यूज़फुल भी नहीं है। ठीक, तो दो चीज़ें समझ गए होंगे कि अगर आयोनिक रिएक्शन है तो वो रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाती है कि आप उसका रेट निकाल ही नहीं सकते, तो उसका रेट नहीं निकाल सकते, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और दूसरी अगर हम वेरी स्लो रिएक्शन की बात करते हैं तो वो इतनी स्लो होती है कि लॉन्ग टाइम लेती है, तो उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कोई फायदे के लिए नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं उसकी निकालने के लिए, यूजफुल तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक, तो उसका भी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं। तो बच्चों नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते जाइएगा। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, फिजिकल या फिर केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री जो कि डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है। ना ही तो बहुत ही फास्ट रेट रिएक्शन का हम रेट निकाल सकते हैं, और ना ही तो बहुत स्लो रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चों, है ना, समझ में आई होगी। आगे हम बच्चों बात करेंगे कि मॉडरेट रिएक्शन। अच्छा, मॉडरेट वो जो बीच की रिएक्शन हो जाती है, मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। मॉडरेट रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ठीक, मॉडरेट रिएक्शन में मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा देखो, जो मॉडरेट रिएक्शन होती है इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है। ठीक है, मेजर करते हैं, क्यों, जैसे हम मॉडरेट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, उधर अमोनिया बना रहा, तो कॉमन सी बात है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बाद नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, और इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होंगे, बॉन्ड होंगे। तो अब देखो रिएक्शन होगी तो कॉमन सी बात है इनके जो बॉन्ड होंगे, ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होंगे ना। तो भाई जब ब्रेक होंगे, कोई चीज़ टूटेगी, जुड़ेगी, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगी, है ना, टाइम लेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहां पर क्या हुआ, नाइट्रोजन टूटा, इसके बॉन्ड टूटे, फिर इधर हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे, टूटने के बाद में फिर ये मिले, है ना, तो यहां पर क्या हो रहा, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, है ना। और यहां पर देखो बच्चों, यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तभी तो NH3 बनना है। ठीक, तो बॉन्ड टूटे और यहां पर बॉन्ड फॉर्म हुए, तो इन दोनों में एक फाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब टाइम लग रहा है, कोई चीज टूटी बनी, टूटी बनी, टूटी बनी, तो टूट करके बॉन्ड टूटे और टूटने के बाद बॉन्ड फॉर्म हुए, इसका मतलब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका रेट हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शन में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों आ जाता है, देखो बेसिकली ये तो हमारी बेसिक चीजें होगी। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जो कोई चीज एवरेज में हो, है ना। कैसे निकालते हैं एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे रिएक्टेंट हमने ले लिया 2A + 3B और प्रोडक्ट बना हमारा 4C, तो ये क्या बना, प्रोडक्ट, और ये क्या है, इधर वाला पार्ट है हमारा रिएक्टेंट, है ना, क्या है बच्चों, रिएक्टेंट पार्ट है। ठीक, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है हमारा प्रोडक्ट पार्ट, सॉरी रिएक्टेंट पार्ट है, और यहाँ प्रोडक्ट बनना है, यानी 2A 3B मिल करके 4C बना रहे एक प्रोडक्ट बनना है। अब इसका बच्चों हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 है ना, क्वाइटोमेट्रिक कॉफिशिएंट ले लेंगे तो माइनस का 1/2 और चेंज कंसंट्रेशन A अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लिया, तो बच्चों माइनस का साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होगा तभी तो जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे देखो, हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर ए का निकालेंगे तो यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/2 जो स्क्वाइटोमेट्रिक कोफिशिएंट ये लेते जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब माइनस का साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, तो यहां से कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम होता जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस होगा। उसी तरीके से यहां पर देख लीजिएगा, माइनस कॉफिशिएंट ले लें, स्क्वाइटोमेट्रिक कॉफिशिएंट ले लें 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो रहा है 1/4 डेल्टा सी यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब प्लस क्यों ले रहे हैं, तो देखो बेटा प्लस इसलिए हम लेंगे क्योंकि देखो रिएक्टेंट था तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, भाई जब रिएक्टेंट था तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा। अब प्रोडक्ट बन गया तो कॉमन सी बात है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो हम प्लस के साथ वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखो ये माइनस होता है और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये प्लस होता है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, यहां पर दूसरा एग्जांपल ले लेंगे 3x + y और प्रोडक्ट बनना 2z। ओके, समझ में आ रहा? कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा, क्लियर किया जाएगा आपका डाउट, लेकिन पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, अगर डाउट है तो। ठीक, सेकेंड हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसका एवरेज ROR निकालना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1/3 स्क्वाइटोमेट्रिक कॉफिशिएंट, और ये क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। वैसे ही y का निकालेंगे तो माइनस का 1/1 डेल्टा y यानी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन डेल्टा t, और इक्वल में क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 1/2 यानी कॉफिशिएंट और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा z अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर भी क्या है कि भाई इनका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट बनेगा तो मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हमने प्लस का ले लिया। ठीक, अब बच्चों एक पॉइंट और आ जाता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड। रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब बच्चों एक तो आ जाएगा अपीयरेंस और रेट एक आ जाएगा डिसअपीयरेंस। एक तो जो चीज़ दिखाई दे उसका रेट, और एक जो चीज़ ना दिखाई दे उसका रेट, है ना। तो वही यहाँ पर बताया गया कि रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन सी बात है, रिएक्शन होगी, जो चीज़ बनेगी, है ना। जैसे हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट जेड बना तो दिख रहा है ना, तो जो चीज़ दिखेगी उसका रेट और जो चीज़ नहीं दिखेगी उसका रेट निकालेंगे। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस की अगर हम ऑफ जेड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये जेड दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ जेड अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर स्क्वाइटोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, जो नहीं दिख रहा है, उसका रेट क्या होगा, तो डेल्टा एक्स यानी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आगे बच्चों बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम यूनिट निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर और टाइम सेकेंड में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाएगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। लेकिन अगर गैसेस फॉर्म में निकालना पड़े रेट ऑफ रिएक्शन तो एटीएम अपॉन यहां पर क्या होगा सेकेंड, तो एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। अब इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 यानी कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये क्या हो जाएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे माइनस का 1/5 यानी ऑक्सीजन का, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। और इक्वल में क्या होगा प्लस का 1/4 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल में 1/6 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे बात करेंगे बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। अगर हम NO का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपीयरेंस निकलेगा डेल्टा NO चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। उसी तरीके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, तो यहाँ पर क्या निकलेगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। यहाँ पर आप ऑड ऑफ लगा दीजिए। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। कुछ और भी अभी काफ़ी कुछ चीज़ें बची हैं, उनको भी आगे देखेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा आप तब तक। बच्चों आगे बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है जब डेल्टा टी बहुत छोटे यानी कोई चेंज बहुत छोटे समय के लिए हो तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है डेल्टा टी जो होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। ये मान लो सपोज 0 से भी छोटा हो जाता है, बहुत ही कम टाइम लेता है किसी चेंजमेंट में, ठीक है, रिएक्शन में। यानी हम जब बहुत ही छोटा स्मॉल चेंजमेंट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं डी ले लेते हैं, यानी उसको हम dt लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखो बड़ा चेंजमेंट है तो डेल्टा टी, और छोटा चेंजमेंट अगर हो रहा है तो dt ले लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी होगी। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है जब कोई छोटा चेंजमेंट हो, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ROR इंस्टेंट। एक एग्जांपल है 2A + 3B + 4C, ठीक। अब इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 डी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन A अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। dt का मतलब यहाँ पर बहुत ही स्मॉल चेंजमेंट हो रहा है बच्चों, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो इन सब में देखो d और d आ रहा है। तो d का मतलब होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है वो हमारा स्मॉल चेंजमेंट हो रहा है, मतलब स्मॉल का मतलब छोटे समय के लिए चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ग्राफिकल थोड़ा सा समझेंगे, ग्राफिकल चेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। ग्राफिकल समझेंगे तो हमने दो ग्राफ बनाए हुए हैं, यहाँ पर लिखा है रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखा है टाइम। तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाले पार्ट की बात करेंगे बच्चों। प्रोडक्ट वाले पार्ट में क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज, है ना। यानी जैसे जैसे क्या होगा कि प्रोडक्ट टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। और इंक्रीज कब तक होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए रिएक्शन, है ना। इक्विलिब्रियम में आ जाएगी वहीं पर वो
रुक जाएगी। अब कोई भी रिएक्शन बच्चों अगर हम मान लेते हैं दुनिया की कोई भी आप रिएक्शन, कोई किसी भी रिएक्शन को आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती, 98, 99.99 ऐसे ही रहती है, कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पता है कि जैसे जैसे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो रिएक्टेंट होगा, है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, है ना। वहीं पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही यहाँ पर ग्राफ में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी। और इस पे अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जो इसका ये फर्स्ट पार्ट है उसी के सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, है ना। इसी पे रेट ऑफ रिएक्शन पे खूब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को जितना हो सके बच्चों लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो आप वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास।